शत शत वंदन। हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन। हे बापू शत शत अभिनंदन। अर्पित करते हैं चरणों में हम श्रद्धा के अक्षत चंदन। हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन। हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन। भारत छोड़ो का 5 जन्य तुमने ऐसा फूका मोहन। चल पड़े कोटि जन अनुगत हो था वाणी में वह सम्मोहन। हे महाक्रांति के अग्रदूत युग दृष्टा भारत के नंदन। हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन। हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन। तुम समरांगन में कूद पड़े, ले सत्य अहिंसा का संबल। आत्मा के बल से किया ध्वस्त अंग्रेजों का आधार प्रबल। ले सत्याग्रह का महाशस्त्र, काटे भारत माँ के बंधन। हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन। हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन। राम राज और ग्राम राज का स्वप्न तुम्हारा मन भावन। सीने पर गोली खाई तो निकले हे राम शब्द पावन। फिर से आओ इस धरती पर, करती है मानवता क्रंदन। हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन। हे बापू शत शत अभिनंदन। अर्पित करते हैं चरणों में हम श्रद्धा के अक्षत चंदन। हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन। हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन। हे राष्ट्रपिता शत शत वंदन।
नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विवादों के निराकरण के वैकल्पिक उपाय पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल श्री R.K. वर्मा जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि विवादों के वैकल्पिक निराकरण। वैकल्पिक निराकरण से आशय है कि जो केस कोर्ट में चलते हैं तो जो न्यायिक प्रक्रिया से गुण दोषों पर निर्धारित होते हैं और उस पर आदेश किया जाता है, उससे हटकर यदि कोई प्रक्रिया है और उससे हटकर यदि कोई उपाय है तो वो विवादों के वैकल्पिक निराकरण में आता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़ के सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 1800-233-0040, 0755-266-0049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमारा आज का विषय है विवादों के वैकल्पिक निराकरण, तो ये क्या है और इसमें मध्यस्थता की कार्रवाई क्या होती है, मतलब ये उपाय क्या है वैकल्पिक निराकरण के? एक्चुअली क्या है कि सामान्यतया व्यक्ति को जब भी कोई विवाद उनका होता है किसी से, चाहे सिविल प्रकृति का हो या दंडिक प्रकृति का हो, उस व्यक्ति को न्यायालय तक आना पड़ता है। न्यायालयों में अपना मामला दाखिल करता है, अपना सिविल सूट लगाता है या फिर उसके खिलाफ कोई केस, क्रिमिनल केस, तो वो उसको लाया जाता है। तो सामान्यतया न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात दोनों पक्षों की गवाही होती है, उनके आर्गूमेंट सुने जाते हैं, पूरे प्रक्रिया होने के पश्चात उनका जवाब दावा लिया जाता है, दावा आता है, उसके पश्चात पूरा अंतिम तक सुने, पूरी गवाही उनके पास, तब प्रकरण का निर्णय होता है। उसमें एक बहुत बड़ा समय लगता है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये सोच के वैकल्पिक निराकरण की ओर ध्यान गया और ये अपने यहाँ अमेरिका में बहुत पहले से है ये, और बाकी जगह भी है अपने यहाँ भी। ये 2006 से तो नियमित रूप से प्रारंभ हो गया। ये लोक अदालत भी जो है वो भी वैकल्पिक निराकरण का ही उपाय है। ऐसे ही मध्यस्थता हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, ये उपाय। और वैकल्पिक निराकरण का तात्पर्य यह है कि हम गुण दोषों के बजाय दोनों पक्षों को बैठालकर उन्हें समझा बुझाकर उनके को सुनकर और दोनों से बातचीत करने के पश्चात और दोनों पक्ष जो आपस में बातचीत करने के पश्चात उन्हें समझाने के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिस निर्णय पर, वो निर्णय लिया जाता है उसमें वैकल्पिक निराकरण में। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो समय बचता अपना, बहुत शीघ्र निपटारे होने की संभावना रहती है। और मैं पिछली बार भी आपके कार्यक्रम में आया था, लोक अदालत के बारे में चर्चा हुई थी शायद, तो मैं जैसा पहले भी कहा था, मैं फिर कहूँगा कि जो भी वैकल्पिक निराकरण के उपाय हैं, इनका सबसे बड़ा जो फ़ायदा या लाभ सबको मिलता है वो ये है कि विवाद पूर्णतः समाप्त हो जाता है, कोई पक्ष हारता जीतता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि जो वैकल्पिक उपाय हैं उनसे दोनों ही पक्षों की जीत होती है, ना कोई हारता है और ना कोई जीतता है। जैसा कि आपने बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जा सकता है, तो हम बात करें मध्यस्थता, तो ये कार्रवाई क्या होती है, इसमें किस तरह से केसेस को प्रोसेस किया जाता है? एक्चुअली क्या धारा 89 CPC उसमें बताया गया है 4 तरीके हैं। लोक अदालत भी है, मध्यस्थता भी शामिल है, कंसोलिडेशन भी है। तो मध्यस्थता एक प्रकार है प्रकरणों के वैकल्पिक निराकरण के लिए। तो मध्यस्थता एक कॉलर इस बीच लाइन पे आ गए हैं पचमढ़ी से, हम उनका सवाल ले लेते हैं, फिर वापस चर्चा करेंगे। उमाकांत जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? उमाकांत जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। हाँ जी, बताइएगा। हेलो मैडम, बात नहीं हो पा रही, कट गया फोन। नहीं, चालू है, आप अपनी बात करिए। आवाज आपको सुनाई दे रही है? आपकी आवाज क्या सुनाई दे रही फोन पर? जी, हमें सुनाई दे रही है। आप अपने टीवी का वो कम करें, वॉल्यूम कम करें। मैडम पचमढ़ी से बोला, एक मेरे मित्र हैं जी, आप अपना सवाल रखें, हम सुन रहे हैं आपको। मैडम निवेदन ये था मैडम जी, मेरे एक मित्र है यहाँ पचमढ़ी में जी जी, तो उनकी बेटी की शादी होशंगाबाद में हुई थी रजक समाज में जी, तो उनकी अभी 4 महीने पहले शादी हुई थी जी, और दहेज को लेकर के कुछ उसका विवाद हो गया है जी, तो जिसकी रिपोर्ट एसपी होशंगाबाद को किया था हमने जी, और यहाँ पचमढ़ी थाने में भी रिपोर्ट की है। जी,
तो अब ये बोल रहे हैं कि आपको परामर्श केंद्र जाना पड़ेगा, तो ये जी। नियम में है क्या परामर्श केंद्र जाना? और फिर उसके बाद में फिर कोर्ट में जाएंगे, ऐसा वो बता रहे हैं। क्या ये सही है, परामर्श केंद्र जाना उचित है? ये थोड़ा सा बताएगा इस बारे में आप। जी बिल्कुल, ये थोड़ा विषय से हटकर है, पर हमारे जो आज के प्रोग्राम के एक्सपर्ट हैं वो इस बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए, ये जब भी पति पत्नी या परिवार के आपस की बात जब होती है, उनमें कोई विवाद होता है किसी भी तरीके का, और जो आपने बताया कि दहेज का मामला, कोई क्रिमिनल मामला जो भी आपका बना हुआ है, आपने एसपी होशंगाबाद को या जब वहाँ के पुलिस में आपने सूचना दी और रिपोर्ट लिखाई, आवेदन दिया, जो भी दिया होगा आपने, तो पुलिस में प्रक्रिया है वहाँ पे। जब भी फैमिली डिस्प्यूट्स आते हैं पति पत्नी के बीच के, तो पहले कोशिश की जाती है उन्हें परामर्श केंद्र में उनको बुलाकर उन्हें समझा बुझाकर कि किसी तरह से वो दोनों पति पत्नी आपस में अपनी समस्याओं को बैठ के समझ लें, और कोशिश की जाती है उनका विवाद समाप्त करा दिया है। तो परामर्श केंद्र भी एक तरीके से विवादों के निराकरण के लिए ही है, क्योंकि एक चीज़ आप पक्की मानिए कि जब भी मामला पुलिस के बाद कचहरी के बाद आगे पहुंचता कोर्ट में, तो दोनों पक्षों की विवाद बढ़ता ही चला जाता है। और पति पत्नी तो एक ऐसा रिश्ता है कि वो समाज की धुरी है ये, और यदि पति पत्नी के बीच में कोई ऐसा विवाद आता है तो कोशिश यही की जाती है कि परामर्श केंद्र में बुलाया जाता है और उनको समझाया जाता है। वहाँ बाध्य कभी नहीं किया जाता, ये भी बात आप समझिए कि ऐसा नहीं कि आपको बाध्य किया जाए कि जो आपसे कहा जाए समझाया कि आपको माने उस चीज़ को, लेकिन समझाया अवश्य जाता है और परामर्श केंद्र में जाना चाहिए। आपको उमाकांत जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि ये भी एक उसी प्रक्रिया का अंग है जो आपकी शिकायत है। कोशिश ये होती है कि किसी का घर टूटने से बच जाए, इसलिए ये कोशिश की जाती है, पर ये बाध्यता नहीं है कि आप जो परामर्श केंद्र में गए हैं और वहाँ कोई बात आपको मानने को बाध्य नहीं किया जा सकता है, जो भी व्यक्ति है उसको नहीं किया जा सकता, पर ये एक प्रक्रिया का अंग है। बिल्कुल। सर, हम बात कर रहे थे कि जो मध्यस्थता कार्रवाई होती है वो किस तरह से होती है, आप उस बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। तो मध्यस्थता के लिए सामान्यतया कोई व्यक्ति, उसका विवाद किसी से हुआ, सिविल नेचर का, ये फैमिली नेचर की अभी बात जैसे चली पति पत्नी के बीच की, बिल्कुल, उनके बीच कोई विवाद हुआ तो फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं, सिविल कोर्ट्स में जाते हैं। कि ज़मीन जायदाद का झगड़ा है तो भाइयों के बीच बंटवारे का झगड़ा है, बहुत सारे झगड़े हो सकते हैं, इस तरह के विवाद आते हैं। दूसरा, ढांढिक मामले होते हैं, किसी खिलाफ मारपीट का मामला, छोटे छोटे मुकदमे होते हैं क्रिमिनल में, 323, 300, 506, 200, इस टाइप के मामले जिनमें राजीनामा हो सकता हो, तो ऐसे सारे मामले। तो जब भी ऐसे मामले किसी कोर्ट में आते हैं, वो चाहे सिविल जज की कोर्ट हो, क्लास 2 की या क्लास 1 की जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, जहाँ सिविल मामलों में तो हर मामले में ही मध्यस्थता की कार्रवाई की जा सकती है। और जब भी किसी न्यायालय, बल्कि आजकल तो ये न्यायालय का दायित्व तो जैसा हो गया है कि जब भी कोई पक्षकार जो आते हैं तो न्यायालय जानने का प्रयास करती है और कोशिश करती है कि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता से उनके विवाद का निराकरण करा दिया जाए। तो जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे कि जब भी इस तरह से विवाद का निराकरण होता है तो हार जीत जैसा कुछ नहीं रहता है, दोनों ही पक्ष जीतते हैं और कोई ऐसा पक्ष नहीं है कोई हारता हो उसमें, तो दोनों पक्ष ही जीत के जाते हैं। तो मध्यस्थता के लिए बहुत सारे 2006 में आपने नियम बनाए गए उसमें, और नियमों के अनुसार मध्यस्थता के लिए जब भी न्यायालय में जब आते हैं पक्षकार उस चर्चा की जाती है और उसमें एक कोशिश की जाती है कि कुछ ऐसे बिंदु तय कर लिए जाए कि इसी बिंदु पर शायद दोनों पक्ष एक हो जाए। तो ऐसे बिंदुओं को तय किया जाता है, उसके बाद मध्यस्थता के लिए प्रकरण को रेफर किया जाता है। तो मध्यस्थता केंद्र हर जिले में, हर तहसील में बन रहे हैं अब तो, और पूरे नियम बनाए हुए गए हैं इसके संबंध में, और जो भी मध्यस्थता के मामले हैं वो मध्यस्थता केंद्र को रेफर किए जाते हैं और प्रशिक्षित मध्यस्थ रहते हैं हमारे यहाँ, मीडिएटर्स जो बोला जाता है। सामान्यतः हर न्यायाधीश जो भी है वो सभी प्रशिक्षित हैं उसमें, और कुछ एडवोकेट साहिबान जिन्हें 15 साल की प्रैक्टिस हो गई हो, या रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, उनको ही बनाया जा सकता है। इनके लिए नियम है, नियमानुसार जो भी उसकी अर्हता प्राप्त है उसको मध्यस्थ के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात वो प्रशिक्षित मध्यस्थ हो जाता है और मध्यस्थता का काम करता है। जी सर, आपने बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होता है, तो वो कौन से केसेस होते हैं जो मध्यस्थता और लोक अदालत के माध्यम से रखे जाते हैं? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक तो मामला कोर्ट में आने के बाद,
चालू होता है। जी। कोर्ट में पेश कर दिया किसी ने अपना दावा जी या अपनी एप्लीकेशन, उसके बाद प्रक्रिया चालू होती। एक जी। अब जो नया कंसेप्ट चालू हो चुका है वो प्री लिटिगेशन का है। जी आप कोर्ट तक आने की आवश्यकता नहीं, कोर्ट तक आएंगे आप तो निश्चित रूप से आपने सिविल सूट लगाया, उसमें कोर्ट फीस भी लगानी पड़ती है आपको, एक वकील भी करना पड़ता है आपको बिल्कुल। सामान्यतया। जी उसके लिए प्री लिटिगेशन कहते हैं, मतलब वाद के पूर्व आपको लिटिगेशन करने के पहले, कोर्ट में जाने के पहले, तो उसके पहले भी प्री लिटिगेशन के मामले, वो भी मामले आजकल मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं। जी और जब भी दो पक्षों का विवाद ऐसा होता है, एक पक्ष है वो चाहता है प्री लिटिगेशन में, तो वो जाके मध्यस्थता केंद्र में जो अपने ADR सेंटर्स हैं वहाँ निवेदन कर सकता है जी और ऐसे मामले भी निपटाए जाते हैं। और सामान्यतया जो न्यायालयों में जितने भी सिविल मैटर्स हैं, दीवानी मामले, वो सबके सब मध्यस्थता के मामले से निपटाए जा सकते हैं। उनमें जी। दुर्घटना दावे के मामले भी हैं और कुटुंब न्यायालय के जो फैमिली मैटर्स होते हैं, पारिवारिक मामले पति पत्नी के बीच में, ऐसे मामलों में ये मध्यस्थता बहुत ही महत्वपूर्ण काम, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मध्यस्थ का है इसमें। और ऐसे सारे मामलों को मध्यस्थ के पास रेफर किया जा सकता है। दांडिक मामलों में जो मामले राजीनामा काबिल हैं, धारा 320 CRPC में दी गई हुई है, उसमें बताया गया है कौन कौन से मामले राजीनामा हो सकता है। ये अन्यथा जो कोई मामला है जिसके बारे में विशेष उपबंध है कि उसको राजीनामा किया जा सकता है, तो ऐसे सारे मामले मध्यस्थ को रेफर किया जा सकते हैं, मीडिएशन सेंटर को भेजे जा सकते हैं और ऐसे मामलों में मध्यस्थता की जा सकती है। जी सर, आपने बताया कि कौन से केसेस मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मध्यस्थ कौन होते हैं और इनकी नियुक्ति कैसे होती है। कि मध्यस्थ के लिए मैंने आपको बताया जी कि हमारे सामान्यतः सभी न्यायाधीशों को 40-40 घंटे का मध्यस्थ के रूप में उनको ट्रेनिंग दी गई है 40। जी जिनको जो नए न्यायाधीश आए हैं वो एक प्रक्रिया है, क्रम से सबको दी जा रही है। तो सामान्यतः हर प्रत्येक न्यायाधीश मध्यस्थ के रूप में प्रशिक्षित हो चुका है। जी कई जगह पे कुछ वकील साहबान, जी एडवोकेट्स को भी प्रशिक्षित किया गया है। और लेकिन मध्यस्थ के लिए आवश्यक है कि उनकी जो ट्रेनिंग है, जो इन्हें अपना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उनके निर्देशानुसार वो सारे कार्यक्रम होता है ट्रेनिंग का, उनके प्रशिक्षित होना आवश्यक है। तो जो भी मध्यस्थ रहते हैं वो प्रशिक्षित रहते हैं और उनको एक प्रक्रिया है, उसके अधीन ही प्रशिक्षित किया जाता है और उनको ही ये मामले सौंपे जाते हैं। जी मध्यस्थता की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह से कार्रवाई की जाती है तथा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है मध्यस्थता में। देखिए, मध्यस्थता के लिए जहाँ तक प्रक्रिया का सवाल है, मैंने आपको बताया कि जो मीडिएशन या मध्यस्थ है, ये एक चाहे प्री लिटिगेशन हो या पोस्ट लिटिगेशन, यानी दावा पेश करने के पश्चात जी एक बड़ा ADR का जो वैकल्पिक उपाय है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जो 4 चीज़ बताएंगे, सबसे महत्वपूर्ण लोक अदालत, उसके बाद मध्यस्थता भी हो गई है। जी तो मध्यस्थ के लिए जो जब भी मामला रेफर किया जाता है जी तो मीडिएशन सेंटर को भेजा जाता है। वहाँ जो सेक्रेटरी रहता है, इंचार्ज रहते हैं, जी वो उस मामले को पहले दोनों पक्ष रहते हैं सामने आपके न्यायालय के। न्यायालय उनसे कहता है कि भाई, उन दोनों को सुनता है कि इन बिंदुओं पर आपका हो सकता है कि आपका मामला निराकृत हो जाए। वो तय कर देता है, फिर दोनों पक्षों को जब रेफर करता है मामला, दोनों को बताता है कि इस तारीख को आपको वहाँ अपेयर हो जाएंगे आके मध्यस्थता केंद्र में। उनके जो एडवोकेट साहिबान हैं, तो उनकी भी सहमति ली जाती है उसमें, वो भी, और उनको भी सूचित किया जाता है। उसके बाद मामला रेफर किया जाता है, चला जाता है मध्यस्थता केंद्र को। वहाँ से फिर जिस मध्यस्थ को एक रोस्टर रहता है, उसके क्रमानुसार मध्यस्थ को या कोई विशेषज्ञ किसी विषय का, ऐसे ही मध्यस्थ हैं वो विशेषज्ञ हैं कुटुंब न्यायालयों के मामलों के या क्रिमिनल मामलों को या दुर्घटना, तो ऐसे मामले उनको भी दिया सकते हैं। जी तो ऐसे मामले उनको रेफर कर दिए जाते हैं। मध्यस्थता केंद्र जब पहुँचता है तो मध्यस्थ दिया जाता है। मध्यस्थ को फिर बाकायदा उन दोनों पक्षों को सूचना दी जाती है। आते हैं, जो यदि तारीख निश्चित कर दी गई है उन्हें सूचना दी जाती है। दोनों पक्ष आते हैं। दोनों पक्षों को जो मध्यस्थ है वो उनको एकांत में भी अलग अलग सुनता है, उनकी बात समझता है, फिर दोनों को साथ बिठालता है, उनकी बात सुनता है और कोशिश करता है कि दोनों एक किसी ऐसे निष्कर्ष पर, किसी ऐसे समझौते या राजीनामा इस टाइप का पहुंच जाए जिसपे उनका मामले का अंत हो जाए, उनके विवाद का समाप्त हो जाए। तो प्रक्रिया पूरी, जैसे ही मामला मध्यस्थ के पास पहुंचता है तो मध्यस्थ के पास आ जाता है और मध्यस्थ की ड्यूटी रहती है कि दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात
वो अलग अलग सीटिंग करें उनके साथ, एकांत में उनकी बात सुने, फिर दोनों की संयुक्त बात सुने, आवश्यकता पड़ने पर दोबारा सुने और मध्यस्थ दोनों को बिठाल के आपस में उनसे चर्चा करने के बाद और दोनों से बातचीत करने के पश्चात और दोनों जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो ही तय होता है, दोनों लोग मिलकर तय करते हैं, वो उसका निराकरण किया जाता है। जी सर, आपने बताया कि सारी प्रक्रिया का पालन किया जाता है इसमें, तो क्या कोई समय सीमा निर्धारित होती है बिल्कुल, इसके लिए कि बिल्कुल, उनको बिल्कुल, मध्यस्थता बिल्कुल, के प्रकरण कितने दिन में बिल्कुल निराकृत बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जी क्योंकि समय जो लग रहा है मामलों को निपटाने में न्यायालयों में, जी क्योंकि निश्चित रूप से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मामले बढ़ते जा रहे हैं, न्यायाधीश इतनी संख्या में नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं, जी इतना अधोसंरचना भी नहीं है अपने पास में, तो इसीलिए वैकल्पिक निराकरण के उपाय सारे तैयार किए गए और इसमें भी यदि वही समय लगता रहे तो इसका महत्व नहीं रहेगा। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि समय सीमा जी मध्यस्थ के लिए भी, इसमें भी समय सीमा मध्यस्थता के लिए 60 दिन की समय सीमा, जब भी प्रारंभ मध्यस्थता कार्रवाई होती है जी। तो 60 दिन के भीतर उसका निराकरण हो जाना चाहिए और विशेष परिस्थिति में आवश्यक लगता है तो 90 दिन से ज़्यादा कोई मध्यस्थ अपने पास केस को नहीं रोक सकता है, वो निराकृत हो जाए या सफल हो जाए या असफल, वहाँ कहते हैं सफल या असफल। सफल यानी दोनों पक्ष किसी अपने किसी एक बिंदु निष्कर्ष पर पहुँच गए तो सफल हो गया और कहीं नहीं तय हो पाया, दोनों नहीं बात बन पाई, वो असफल हो गया। तो चाहे सफल हो या असफल में 60 दिन और अधिकतम विशेष परिस्थिति में 90 दिन से ज़्यादा प्रकरण मध्यस्थ के पास नहीं हो सकता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने कि इसके लिए भी एक निश्चित समय सीमा है और वो भी समय सीमा ऐसी रखी गई है कि 60 दिन और 90 दिन कि यदि कोई गुंजाइश है तो उस समय में प्रकरण का निराकरण हो जाए, अन्यथा फिर वो वापस गुण दोषों के आधार पर उसका निराकरण किया जाएगा। जी, आपने बताया कि इसके लिए समय सीमा है, तो एक सवाल ये उठता है कि प्रकरण जैसे कोई केस चल रहा है, अब कोई केस एविडेंस के स्टेज पे या किसी ऐसे स्टेज पे है, आर्गुमेंट के स्टेज पे है, तो क्या कोई इसके लिए स्टेज तय है कि इस स्टेज के प्रकरण ही जाएंगे या किस स्तर पे प्रकरण को लोक अदालत में या मध्यस्थता में भेजा जा सकता है? इसके लिए कोई स्टेज तय नहीं है। जी सामान्यतः क्या होता है, जब दोनों पक्ष उपस्थित हो जाते हैं और दोनों के मामले दावा, जैसे सिविल मामला है, उसने अपना प्लेन पेश किया, WS पे जवाब दावा आ गया, उसके बाद जी इशू बनाने के पहले जी वाद प्रश्न कहते हैं, तनकीर कहते हैं, वाद विषय भी कहते हैं, जी। उसको बनाने के पहले न्यायालय विचार करती है कि क्या इस मामले में मध्यस्थता या EDR जो 4 बताए हैं वैकल्पिक उपाय, उससे कहीं भी निराकरण संभव है क्या इसका। तो दोनों पक्षों से चर्चा करती है, उनके अधिवक्ता यदि मौजूद उनसे चर्चा करती है और जब निष्कर्ष पर पहुँचती है कि हाँ कुछ ऐसी संभावना दिख रही है इसमें, तो इस स्तर पर ही प्रकरण मध्यस्थ को रेफर कर दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है उस समय किसी ने कह दिया भाई हम तो अब तैयार नहीं, हम तो मध्यस्थ तक नहीं जाएंगे, हम मेडिसिन नहीं चाहते हैं और इशू बन गए, गवाही चालू हुई और बीच में कोई संभावना दिखी, किसी व्यक्ति ने बताया, पक्षकार ने कहा न्यायालय से कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग आपस में बातचीत करें तो शायद हमारा बात बन जाए। तो ऐसे स्तर पर ऐसा आवश्यक नहीं, यदि सिविल वो एविडेंस प्लेटिव एविडेंस चल रही है तो अब भी भेजा जा सकता है। दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायालय पाती है, कहीं ऐसा लगता है कि केवल टाइम कंज्यूम करने के लिए, केवल केस को बढ़ाने के लिए अनावश्यक रूप से इस उपाय का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये न्यायालय को देखना होता है कि उनकी वास्तविक में सद्भाविकता कितनी है, कितना सद्भाविक, क्योंकि पहले मना कर चुके हम नहीं करेंगे बाद में, लेकिन ऐसे न्यायालय पाती है यहाँ दोनों स्वाभाविक रूप से संभावना दिख रही है हमें कि दोनों का निराकरण गुण दोषों पर जाए बिना दोनों की सहमति से किया जा सकता है, तो निश्चय ही किसी भी स्तर पर प्रकरण को मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है, लोक अदालत में भेजा जा सकता है। जी सर, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम जब बात कर रहे हैं मध्यस्थता की, तो अभी जो लोक अदालत होना है वो कब होना है, हमारे दर्शकों को हम जानकारी देना चाहेंगे, जिससे कि यदि उनके कोई ऐसे प्रकरण हैं जो मीडिएशन और लोक अदालत के माध्यम से हो सकते हैं तो निराकृत कर सकें। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है वो 14 दिसंबर को होने वाली है जी, और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि यदि उनके कोई मामले न्यायालय में लंबित हैं या न्यायालय में आने वाले हैं, दोनों बातें, तो मैं तो हमेशा यही गुजारिश करूँगा, सबसे अनुरोध करूँगा कि अधिक से अधिक इन वैकल्पिक उपायों का उपयोग करें, वो लोक अदालत के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से मामलों को निपटाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, शुरुआत में ही कहा कि जब भी लोक अदालत के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से या कोई भी वैकल्पिक उपाय से प्रकरण का निराकरण होता है
तो कोई पक्ष जीतता नहीं, किसी में हार जीत की भावना नहीं आती है, दोनों ही पक्ष जीत जाते हैं। तो मेरा आप सबसे, सभी दर्शकों से पुनः अनुरोध रहेगा, यदि किसी के मामले लंबित हैं जिनका निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया सकता है, तो 14 दिसंबर 2019 की लोक अदालत में आवश्यक रूप से आप अपनी पकड़ को रखवाने का प्रयास करें। दर्शकों, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आने वाली 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत है, और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि उनका या उनके किसी परिचित का, रिश्तेदार का कोई प्रकरण है जो लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हो सकता है, तो वो अपने ऐसे प्रकरणों को लोक अदालत में रखवा सकते हैं, उनका निराकरण करा सकते हैं। 14 दिसंबर लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत है, और सभी तरह के प्रकरणों का निराकरण इस लोक अदालत में किया जाएगा। जी, हम बात कर रहे हैं सर कि मध्यस्थता के लिए जो भी कार्रवाई होती है और क्या क्या वैकल्पिक उपाय हैं, तो यदि कोई मध्यस्थता में कोई ऐसी चीज़ आती है तो आपस में दोनों पक्षकारों के बीच जिसमें गोपनीयता का कोई इशू है, तो उसको कैसे कायम रखा जाता है, उसके लिए क्या गाइडलाइन है? नहीं, गोपनीयता की बात बताऊँ आपको, हर मध्यस्थ को ये सिखाया जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी पक्षकार आपसे चर्चा करता है क्योंकि उनका क्या मामला है वो किसी को बताएंगे। कुछ मामले ऐसे रहते हैं, अब पति पत्नी के मामले रहते हैं जिनमें दोनों समझाए, कभी कभी ऐसी बातें रहती हैं कि यदि तीसरे पक्ष को पता चल जाए वो और वो उसका पब्लिसिटी कर दी जाए, तो हो सकता है जो बात बनते बनते और ज़्यादा बिगड़ जाए। बिल्कुल। तो गोपनीयता की बात इसलिए बड़े महत्वपूर्ण है, इसलिए जितने भी मध्यस्थ रहते हैं तो उनके समक्ष जब भी कोई बात पक्षकारों द्वारा बताई जाती है, उनके समक्ष लाई जाती है, तो ये प्रयास किया जाता है कि ऐसी बात वहीं तक रहे, उसी कमरे तक रहे, उस कमरे के बाहर न जाए। जी। तो कभी भी ये गोपनीयता की बात बताई आपने, और जहाँ तक आपने बताया कि कोई पक्षकार बताना नहीं चाहता, जी, तो ये तो पक्की बात है, कोई बाध्य नहीं कर सकता, किसी मध्यस्थ तो बाध्य नहीं कर सकता कि आप बताइए। लेकिन कभी कभी लगता है कि यदि वो कोई बिंदु उनका ऐसा है, यदि वो जानकारी मिल जाए तो हो सकता है उसका निराकरण हो जाए, दोनों सहमति पहुंच जाए, बट लेकिन बाध्य किसी को नहीं सकता कि वो बताए। बाध्यता किसी के लिए मध्यस्थ बाध्य नहीं कर सकता, वो भले ही सफल हो या असफल, ये अलग भिन्न विषय हो गया, और किसी पक्षकार को बाध्य नहीं कह सकता कुछ बताने के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि मध्यस्थता में सद्भावना से ही पक्षकारों से समझौता होता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा मैं अपने दर्शकों से कि जब भी मध्यस्थता के लिए आप लोग अपनी सहमति देते हैं, आपको मध्यस्थता के लिए रेफर किया जाता है आपके मामलों को, तो निश्चित रूप से मध्यस्थ के सामने जाएं। जब तक अपनी पूरी बात नहीं बताएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ था और किस तरह से वो मामला सुलझाया जा सकता है, और आप दोनों किस बिंदु पर एक हो सकते हैं, किस बिंदु पर अलग हुए थे, किस बिंदु पर एक हो सकते हैं। जब सारी बात जानकारी में आएगी तभी तो कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो जब एक पक्ष छुपाए, दूसरा फिर उसको बताएगा निश्चित रूप से, तो इन चीज़ों से तो वो कहीं ना कहीं जो बात सत्य जो हुआ वो तो बताना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं आपने जो बता दिया वो कहीं न्यायालय में काम में आएगा, ऐसा कहीं नहीं है। आपने जो भी हुआ आपके साथ, वहाँ आपने न्यायालय में प्लीडिंग आपकी जो भी रही वचन की आपने, बट वहाँ जो आप बताओगे अपने मध्यस्थ को, उसका कहीं से कहीं तक कभी भी न्यायालय की कार्रवाई में उपयोग नहीं किया जाएगा। ये मैं आप लोगों को विश्वास बताता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात कही दर्शकों। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि यदि लोक अदालत या मध्यस्थता के माध्यम से आप प्रकरण का निराकरण करते हैं, कोई ऐसी बात है जो गोपनीय रखने की है, जो आपने मध्यस्थ को बताई है और मध्यस्थता वाली बेंच को यदि बताई है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको गोपनीय रखें और वो किसी को डिस्क्लोज ना करें, और उसका कभी भी जो केस चलता है उसमें किसी तरह से कोई उपयोग नहीं किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। सर, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये लोक अदालत की कार्रवाई होती है, इसमें पक्षकार और न्यायालय को क्या लाभ होता है? समय कम है, संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। देखिए, न्यायालय को तो ये लाभ है कि हम कहते हैं शीघ्र, सस्ता, सुलभ न्याय। जी। तो शीघ्र न्याय मिला, सुलभ मिला, सस्ता मिला, तीनों चीज़ें हो गई। क्योंकि लोक अदालत में निपटेगा मामला, एडीआर जहाँ भी निपटता है उसे कोर्ट फीस वापस मिल जाती है, तो सस्ता भी हो गया। पक्षकार को फायदा है कि जो मामला हो वक्ता 2 साल चलता, 4 साल चलता, 3 साल चलता, 5 साल चलता, वो मामला जल्दी निपट गया उसका। तो और दोनों पक्षों के बीच मैं तो पहले भी हर बार यही कहता हूँ कि जब भी कोई प्रकरण में फैसला होता है, जजमेंट होता है कोर्ट द्वारा, तो निश्चित रूप से एक पक्ष में के पक्ष में जाएगा मामला और दूसरे पक्ष के विपक्ष में जाएगा। और जब विपक्ष में जाएगा तो निश्चित रूप से दोनों में वाद विवाद बढ़ेगा और सद्भावना आती है। समय का अभाव है, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में आपने देखा कि यदि आप
वैकल्पिक उपाय से प्रकरण का निराकरण कराते हैं तो दोनों ही पूर्वक सद्भावना पूर्वक उसका निराकरण होता है और दोनों ही पक्ष संतुष्ट होते हैं। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आके दीजिए, नमस्कार।